अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि लेआउट कैसे बनता है HTML5 से। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लेआउट बना के रखा हुआ है, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाती हूँ। ये इतना लेआउट है जिसमें आपके पास लोगो आ रहा है, मेन्यूज़ आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्च इनपुट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक बैनर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अबाउट अस का सेक्शन बनाया है और फिर लास्ट में यहाँ पे फुटर है। वेबसाइट को पढ़ने की कोशिश करो एज अ डेवलपर। जब आप ये हेडर देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कितने कॉलम्स आ रहे हैं और कितनी रोज हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पेज को home.html नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ। आपको पता है टेबल में आता है टी हेड। टी हेड के बाद आएगा टी बॉडी। टी बॉडी के बाद आएगा टी फुटर। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे कुछ लिख के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ गया है, पर ये सब एक साथ चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इस तरह से इसको नहीं देना होता है। हम इसको टेबल रॉ टेबल डेटा के टैग में यहाँ पे डेटा को इनपुट करवाएंगे। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और इसको भी। बेसिक हमने देख लिया है कि हमारा टेबल शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल रॉ दे देती हूँ। टेबल रॉ के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ टीडी। और आप देख रहे हैं कि टीडी के अंदर यहाँ पे लोगो है। तो मैं फर्स्ट टीडी पे यहाँ पे लोगो दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लोगो लिखा हुआ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टीडी बन गया है। अब इसमें कितने मज़ीद टीडी हैं? एक टीडी ये, 1 2 3 4 5 6, 6 टीडी हमें मज़ीद और बनाने हैं। यहाँ पे ऑडियो, देन वीडियो, फिर कॉन्टेक्ट, उसके बाद लास्ट में मेरे पास यहाँ पे है एक फॉर्म है। तो फ़िलहाल मैं अभी फॉर्म इसको लास्ट में बनाऊँगी। इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक रॉ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो यहाँ पे हैं। अब इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है। डेटा हमारा आ गया है। अब हमारा काम क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइनिंग का। तो चलें हम इसको अब डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर की ज़रूरत है ताकि मुझे हर चीज़ प्रॉपर्ली नज़र आए। अब मुझे प्रॉपर समझ आ रहा है कि जो मेरी टेबल की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम है। मुझे कम से कम भी अपना टेबल पूरी जितनी मेरी स्क्रीन है, मुझे इतनी विड्थ चाहिए इसकी। तो मैं इसको यहाँ पे विड्थ डिफ़ाइन करूँगी टेबल को। तो मैं यहाँ पे 1330 पिक्सल दे रही हूँ। इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ बीजी कलर इज इक्वल्स टू लाइट ब्लू।
तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास लाइट ब्लू कलर आ गया है। ये जो टेबल है ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड तक ये जा रहा है, पर राइट पे देखिए ये काफ़ी इधर गैप मुझे शो हो रहा है। और मेरा जो ये टेबल है ये सेंटर में भी नहीं है, ये अलाइन लेफ्ट है। तो मैं चाहूँगी मेरा ये पूरा टेबल अलाइन सेंटर हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, टेबल टैग में ही अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। अब आप देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल। तो आप देखें थोड़ा सा ये मूव होके सेंटर में आई है। मैं इसको जूम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जूम करूँगी तो ये फिर आपको सही विजिबल नहीं हो पाएगा टेबल, और फिर नीचे स्क्रॉल बार भी आ जाएगी। तो मैं अभी इस फॉन्ट साइज को बड़ा करूँगी तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो चलें अब क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है इन सारे टेक्स्ट को सेंटर में करना है। टेबल रॉ में मैं दे रही हूँ अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। ब्राउज़र में देखेंगे तो आप देखें अभी ये सब लेफ्ट में आ रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो देखें ये सब सेंटर में शो हो गए। अब क्या रह गया, अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको हेडिंग में डाल दूँगी। मैं पहले ये चेक कर लेती हूँ देखकर, अगर मुझे सही लगा तो फिर बाकी के मैं सब हेडिंग 2 में दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो और मेन्यू होम का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। पर मैं चाह रही हूँ कि लोगो थोड़ा-सा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो, तो मैं यहाँ पे H2 की जगह H1 दे दूँगी। मेन्यू के लिए ये साइज़ सही होगा। अब देखें ये लोगो का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अब बाकी भी मैं इन सब को भी H2 के टैग में दे देती हूँ। मैं अभी फॉर्म को रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्म लिखना नहीं है, यहाँ पे मुझे फॉर्म शो करवाना है। तो फिलहाल मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे मुझे सर्च फॉर्म देना है। तो सर्च फॉर्म कैसे देंगे, यहाँ पे मैं इस टीडी को इंटर करती हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्म टैग यूज़ करूँगी जिसमें मैं लिखूँगी इनपुट टाइप मुझे चाहिए सर्च। नेम भी सर्च दे दिया और यहाँ पे प्लेस होल्डर मैं दे देती हूँ प्लीज़ सर्च हेयर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सबमिट ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सबमिट ही आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो का साइज़ थोड़ा बड़ा है, बाकी मेन्यूज़ इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे सर्च फॉर्म कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ को एक विथ के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो चलें मैं इसको यहाँ पे विथ डिफ़ाइन कर देती हूँ। लोगो को मैं विथ दे देती हूँ 200 पिक्सल, और सर्च फॉर्म के टीडी को मैं विथ दे देती हूँ 250। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह से मैंने ये वाला हेडर बनाया था। तो चलें नेक्स्ट हम काम करते हैं इस बैनर पे। अब हमारा काम स्टार्ट होता है टी बॉडी में। अब जितना भी जो काम होगा फूटर के ऊपर तक वो सब कुछ टी बॉडी में होगा। तो यहाँ पे मैं एक टी आर ले लेती हूँ, उसमें टी डी का टैग आ जाएगा, और इसके अंदर मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगी
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक इमेज को सेव कर रखा है जिसका नाम है बैनर, और इसकी फाइल भी जेपैग है। तो मैं यहाँ पे बैनर डॉट जेपैग इसका नाम देकर सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज आ तो गई है, पर ये हद से ज़्यादा बड़ी आई है। जितना इसका साइज़ है ये फुल साइज़ में आ गई है। तो मैं इसको साइज़ डिफ़ाइन कर देती हूँ। यहाँ मैं इसको दे देती हूँ विड्थ, क्योंकि मैंने टेबल को भी इतनी ही विड्थ दी थी, तो मैं यही चाहूँगी कि जितना मेरा टेबल है उतनी ही ये बैनर की विड्थ हो। तो मैं इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैनर प्रॉपर दिख रहा है। विड्थ इतनी ही आ रही है जितनी मेरी यहाँ पे टेबल की विड्थ है। पर मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जो लोगो वाला टीडी है वो है 1, और जो बैनर वाला टीडी है उसका भी जो साइज है वो है 1। अब यहाँ पे जो टीडी बकिया आ रहे हैं उसको हम गिनते हैं। 1 लोगो हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे जो टीडी आ रहे हैं टोटल वो कितने हैं? 7 है। तो हमें क्या करना होगा? हमारा जो ये बैनर है इसको हमें फुल जो कॉलम है वो 7 देना होगा। अभी ये कॉलम 1 पे शो कर रहा है क्योंकि ये खुद कॉलम 1 है। अब हम इसको बताएंगे कि आप कॉलम 1 नहीं हो, बल्कि आपको कॉलम 7 तक जाना है। आप कॉलम 1 के अंदर नहीं रुको। तो अब क्या होगा? अब मैं इस बैनर वाले डीडी को बताऊंगी कि आपका जो कॉल स्पैन है वो है 7, आप कॉल स्पैन 1 पे नहीं हो। मैंने इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा कॉल स्पैन हो गया इस बैनर का वो हो गया है 7। और मसला ये हो रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक्सीड कर गया है। तो क्योंकि बैनर भी आया है तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा इस टेबल का साइज़ छोटा कर देते हैं। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 20 करके देख लेते हैं। और जो ये बैनर की इमेज दी है मैंने, इसको भी यहाँ पे विथ 20 करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो हट गया। अब ये प्रॉपर सही तरह से विजिबल हो रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसको इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको हाइट दे देती हूँ 500 पिक्सल। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पे छोटी हो गई है। मैं थोड़ी और छोटी कर देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं इसको 4। अब ये बेटर है। तो आप अपने हिसाब से हाइट और विड्थ रख सकते हैं, जितना आपको सही विजिबल हो और आपको सही लग रहा हो उतनी आप विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस बैनर की इमेज 400 ही रखें, आप फुल स्क्रीन भी रख सकते हैं। जैसे कि किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि स्लाइडर्स होते हैं यहाँ पे, या कोई एक बड़ा सा बैनर होता है उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहे होते हैं और इमेजेस भी शो हो रहे होते हैं, और वो फुल स्क्रीन पे होता है। तो आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अभी तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक लेआउट बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को, एट्रीब्यूट्स को, टैग को यहाँ पे यूज़ करके
अपने हिसाब का एक लेआउट बना सकते हैं। तो जितना हो सकेगा, जितने एट्रीब्यूट्स आपने पिछली वीडियोस में सीखे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो यूटिलाइज़ करें इस पूरे लेआउट में। तो चलें, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है अबाउट अस का सेक्शन। अब आपको अबाउट अस का सेक्शन पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ पे कितने कॉल्स हैं। यहाँ पे देखें, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। और रोज कितनी है? यहाँ पे एक ही रो है, एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फर्स्ट कॉलम में इमेज का टैग आ रहा है। मैं यहाँ पे इमेज दे देती हूँ। मैंने इमेज को यहाँ पे सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम दे देती हूँ। को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई है, पर काफ़ी बड़ी है, तो इसको लिहाजा विड्थ दे देते हैं फ़ौरन ही, ताकि कुछ नज़र आए। मैं इसको कम विड्थ दूंगी क्योंकि ये कम विड्थ पे है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 200 मैंने यहाँ पे पिक्सल दिया हुआ था। मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ। तो अब आप नोटिस करें एक चीज़, यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई है, पर अफेक्ट किस पे पड़ गया? हेडर पे। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे और मज़ीद काम करते जाऊँगी, हेडर और मज़ीद ख़राब होता जाएगा। अब आप देखिए, मैं ये वाला भी बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी हु वी आर पे, और मैं यहाँ पे अंडरलाइन वाला टैग यूज़ करूँगी जो कि होता है यू, जिससे अगर आपको किसी को अंडरलाइन करना हो तो आप यू का टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पी टैग ले लेती हूँ और यही वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे बटन का टैग यूज़ करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगी सबमिट। या मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो आपने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, पूरा का पूरा जो हेडर है वो पूरा ख़राब होना शुरू हो गया। ख़राब किस सेंस में हो रहा है कि ये जो टीडी है, इसका कॉल स्पैन क्या है? 1। तो ये लोगों का कॉल स्पैन क्या है? 1। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वाला कॉल स्पैन का साइज़ मैंने दिया, तो इस कॉल स्पैन ने इस वाले को भी अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर दी, क्योंकि दोनों का नंबर 1-1 है। अब इस कॉल स्पैन का नंबर क्या है? 2। इसका भी कॉल स्पैन नंबर क्या है? 2। तो जैसे ही मैंने इसका यहाँ पे मैंने कंटेंट वगैरह दिया, इसका साइज़ जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, तो इसने क्या किया, 2 वाले कॉल स्पैन को भी अपने साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो हेडर है वो पूरा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब अब जैसे-जैसे मैं यहाँ पे काम करती जाऊँगी, ये वैसे-वैसे अबाउट वाला जो थर्ड कॉल स्पैन है, ये इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। जिससे क्या होगा कि ये हेडर भी ख़राब हो जाएगा और मेरा सारा जो लेआउट है नीचे का, वो भी सारा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसका क्या हल है? इसको हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं कोडिंग करते हैं। जैसे कि मैंने डायरेक्टली आपको कोडिंग करके दिखाया है कि टी हेड में मैंने यहाँ पे टी आर दे दिया और फिर यहाँ पे टी डी आ गए, और फिर यहाँ पे टी हेड क्लोज हो गया, फिर टी बॉडी में टी आर आया, टी डी आया, और फिर यहाँ पे टी बॉडी क्लोज हो गया। अब क्या हो रहा है, इस पूरे का टेबल क्या है? एक ही टेबल है, टेबल एक ही है इन इन सब का। तो क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे को इस टेबल के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मैं ये कर दूं कि इस टेबल हेड का टेबल अलग कर दूं, मैं टेबल हेड में एक टेबल टैग ओपन करूंगी और उसके अंदर जो हमने टेबल हेड में
TR और TD और जो मेन्यू और लोगो दिया हुआ था, वो मैं क्या करूँगी, वो मैं इस टेबल में दे दूँगी, ताकि इसको पता लग जाए कि भाई इसका टेबल ये है। तो ये वाला जो टेबल हेड है, वो अब टेबल मेन टेबल पे डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो टेबल हेड का डेटा है, वो सिर्फ जो टेबल हेड के अंदर जो टेबल है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका भी मैं जो है विथ इतनी ही कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेन टेबल है, मेन टेबल ने हेड वाले टेबल को छोड़ दिया। अब हमें मेन टेबल को कलर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टेबल ही अलग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसमें टी हेड वाले टेबल में विद डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टी हेड प्रॉपर तरीके से शो होना स्टार्ट हो गया है। पर ये वाले टेबल को मैंने बॉर्डर नहीं दिया हुआ था, तो मेन वाले टेबल का बॉर्डर भी यहाँ से कट करके इस वाले टेबल में डाल देंगे। अब आप देखें यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाएगा। अब मकसद ये हुआ कि हर कंटेंट को हमें अलग-अलग टेबल में एडजस्ट करना है। जैसे कि टी हेड टैग हो गया, इसको अलग टेबल में हमने एडजस्ट किया। इस बैनर को अलग टेबल में हम देंगे। तो अब हम अलग-अलग टेबल से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल बॉडी में भी बैनर को एक अलग टेबल में डाल देती हूँ। यही वाला टेबल कॉपी किया और ये जो मैंने दिया हुआ था हु वी आर वाला, जो रॉ थी मेरे पास, वहाँ पे मैं इस टेबल को दे दूँगी। और ये टी आर यहाँ पे शुरू हुआ, टी आर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे टेबल क्लोज हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, कोडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अब आपको कोडिंग को समझने में, कोडिंग को ढूंढने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ पे आप ना एक कमेंट दो, जिसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हेडर है, हेडर स्टार्ट, और इसी को कॉपी किया यहाँ पे टी हेड के ऊपर, हेडर एंड। ये अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो टेबल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे टेबल एंड हुआ है। अब यहाँ पे हेडर भी एंड। उसके बाद यहाँ पे बैनर स्टार्ट, और फिर यहाँ पे जब टेबल ख़त्म हुआ तो ये बैनर भी एंड हो गया। यहाँ पे मैं देती हूँ अबाउट स्टार्ट, और यहाँ पे अबाउट एंड। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करके लेआउट भी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं हुआ है। अब आपने देखा, जैसे ही मैंने इसको अलग से टेबल दिया, तो ये अब अपने अलग टेबल में शो होना शुरू हो गया है। वो यहाँ पे 2 इमेजेस आ रही हैं और बीच में ये मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है। तो पहले तो मुझे इसको बीच में लाना है, क्योंकि ये बीच में नहीं है, और दूसरा कि मुझे यहाँ पे एक और इमेज लगानी है, और तीसरा ये कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है, इसका साइज़ छोटा है, तो मुझे इसका साइज़ भी छोटा करना है। तो चलें, सारे काम हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, 350 कर देती हूँ, और यही वाला टीडी मैं कॉपी करके इस टीडी के बाद डाल दूँगी, और
इस टीडी को मैं कर देती हूँ अलाइन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव किया और यहाँ से मैं इस टेबल को ब्लू कलर हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, इसको सेव करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर में भी आ गया और यहाँ पे दो इमेजेस भी आ गई। ये इमेज मैं चेंज कर देती हूँ और ये हेडिंग मुझे छोटी लग रही है तो मैं इसको यहाँ पे H1 के टैग में दे देती हूँ। तो लास्ट इमेज जो है यहाँ पे मैंने सेव कर रखी है इमेज। तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम देकर इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास इमेज भी शो हो गई है। यहाँ पे मैंने बटन पे रीड मोर लिखा हुआ है तो इसको रीड मोर ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ था इसलिए वो वहाँ पे सबमिट शो कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको रीड मोर कर दूंगी। इसको सेव करके यहाँ पे आप देखिएगा ये सबमिट है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये रीड मोर लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ। अब लास्ट है हमारे पास फुटर। हमें इस तरह का फुटर बनाना है। तो चलें अब हम टी फुट में लास्ट अपना फुटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक टेबल टैग लूँगी और मैं लूँगी मेन वाला टेबल जो मैंने टेबल हेड को दिया हुआ था क्योंकि मुझे ये सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे तो इसलिए मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पे टेबल टैग क्लोज भी कर लिया। अब इस टेबल टैग के अंदर मैं टी आर बनाऊँगी, फिर टी डी। इस टी डी के अंदर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी कैसे करना होता है, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी किया और फिर यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ हेडिंग 3 में ताकि ये थोड़ा बोल्ड भी हो और इसका साइज भी अच्छा हो। फिर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि और जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी वो लेफ्ट साइड पे आ रही है तो मैं चाहूँगी कि ये यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो मैं इस रॉ को अलाइन सेंटर कर दूंगी ताकि जितना भी कंटेंट हो इस रॉ के अंदर वो सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया है। पर आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे मैक्स ब्राइट टैग को एक प्रॉपर क्लिकेबल बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये यहाँ पे कुछ क्लिकेबल वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हैंड बना हुआ नहीं आ रहा है, ये एज अ टेक्स्ट है। पर जब मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिंक लिंक भी आ रहा है और यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये क्लिकेबल फॉर्म में है, ये एंकर टैग के अंदर है। तो मैं इसको एंकर टैग दे देती हूँ href इज इक्वल्स टू और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज भी कर देते हैं। यहाँ पे मैं जो लिंक दूंगी वो मैं होम पेज का दूंगी। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास home.html का लिंक भी लग गया है। मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ, मैंने इसको एंकर टैग दिया है सबको तो इसलिए ये यहाँ पे कलर हो गया है। अब आप देखिए मैं यहाँ पे होम को एंकर टैग देती हूँ। href इज इक्वल्स टू होम
.html। उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग क्लोज भी हो गया। यहाँ पे सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है और देखें नीचे इस पे लिंक भी लग गया है। अभी जो मैंने काम किया है वो सब मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे मेरी फाइल आ रही है, यहाँ पे मेरे इमेजेस आ रहे हैं। अभी और भी फाइल बनेंगी, फिर उसके और भी इमेज आएंगे, तो क्या होगा, मेरा डेस्कटॉप ना भरना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ लेआउट का, क्लोज़ कर देती हूँ फ़ाइल को। और अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, इन सब को भी इस फ़ाइल में ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। इसको मैंने ओपन किया, तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको ओपन किया तो ये यहाँ पे भी मेरे पास फाइल और इमेजेस सब एक साथ शो हो रही हैं। और अभी इसमें और भी फाइल्स आएंगी, इमेजेस आएंगी, तो सब क्या होगा, एक साथ बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगी। आप यहाँ से भी बना सकते हैं फ़ोल्डर, देखिए न्यू फ़ोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, या फिर राइट क्लिक करके जैसे मैंने अभी न्यू फ़ोल्डर बनाया तो वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ इमेजेस का। ये हो गई सारी मेरी इमेजेस। अब मैं क्या करूँगी, इसको उठाऊँगी, इसमें डाल दूँगी। इन पूरे को सेलेक्ट किया, इसको उठाया, इसमें डाल दिया। अब मैं इसको खोलूँगी तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजेस रहेंगी और यहाँ पे मेरे पास फाइल्स रहेंगी। अब मैं इसको यहाँ पे खोल लेती हूँ और इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इमेजेस सारी गायब हो गई हैं। यहाँ पे 2 इमेज आ रही थी, वो भी नहीं है, बैनर में भी नहीं है, क्योंकि इसका पाथ चेंज हो गया है। अब पाथ मैंने आपको सिखाया था कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैनर डॉट जेपैग, ये नाम तो फाइल का नाम तो सही है, पर क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल ना फाइल के साथ इमेजेस शो हो रही थी। अब इसको अपने आसपास में ये वाली इमेज का नाम शो नहीं हो रहा, इसको दिख नहीं रहा कि ये इमेज मेरे आसपास में तो कहीं पर भी नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें इसको बताना होगा, इस फाइल को बताना होगा होम को, कि ये आपके पास नहीं है बल्कि ये एक फ़ोल्डर के अंदर इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर का नाम बताएँगे, इस फाइल को फ़ोल्डर का नाम बताएँगे कैसे, इमेज लिखेंगे, फ़ोल्डर का नाम क्या है हमारा, इमेजेस। तो मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ, इमेजेस के आगे स्लैश, स्लैश फिर बैनर डॉट जेपैग। अब इसको पता चल गया है कि ये जो इमेज है ये कहाँ है, ये इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे ये इमेज शो हो गई है। इसी तरह से ये बाकी 2 इमेजेस को भी हम यहाँ पे पाथ डिफाइन कर देते हैं। इमेजेस स्लैश 1 हो गया, यहाँ पे इमेजेस स्लैश, यहाँ पे ये P1 है और ये P5 है। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इमेजेस शो हो गई हैं। बेटर यही है कि आप इस तरह से एज अ डेवलपर आपको इस तरह से काम करना चाहिए कि जब कोई आपकी फाइल्स को देखे या अगर आपको किसी को फाइल सेंड करनी हो तो आप क्या करोगे, अब आप फर्स्ट करो, आपने अपना सारा लेआउट यहाँ पे बना लिया है, आपके पास यहाँ पे इमेजेस भी आ रही हैं, फाइल सारी आ रही हैं। अब आप चाह रहे हो कि मैं ये वाला जो आपका एक वेबसाइट है आप किसी को सेंड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऐड टू आर्काइव, इस पे क्लिक करोगे। फिर ये आपको बोलेगा कि आपको किस फॉर्मेट में इसको, इस फाइल को बनाना है, रार में या जिप में। मैं चाहूँगी कि मुझे जिप में चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूँगी।
अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास ज़िप में फ़ाइल बन गई है। मैं इसको कहीं पर भी अपलोड कर सकती हूँ, किसी को भी सेंड कर सकती हूँ। अब जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, अब आप फ़र्ज़ करो आपने किसी को ये सेंड किया है जिसमें आपकी सारी फाइल्स हैं और इमेजेस हैं। अब वो क्या करेगा, इस ज़िप फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करेगा और क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे मेरे पास लेआउट का फ़ोल्डर वापस से शो हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ज़िप को। मैं यहाँ से इसको लेआउट को खोलूँगी तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि मेरे पास तो यहाँ पे फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, जहाँ पे मेरे पास अपना प्रोजेक्ट वापस से शो हो गया। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आप प्रॉपर काम करोगे तो आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पूरा मेन्यू भी आ गया है, बैनर भी आ गया है और ये वाला सेक्शन भी आ गया हू वी आर का, और फुटर भी आ गया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और जो जो हमने पीछे टैग और एट्रीब्यूट्स कवर करे हैं उसकी मदद से ही हमने ये लेआउट बनाया है। इसमें कोई भी सीएसएस यूज़ नहीं हुई हुई है। ये पूरा का पूरा सिर्फ प्योर एचटीएमएल से हमने इसको टेबल टैग की मदद से इस लेआउट को हमने पूरा बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है और सिंपल भी है और बहुत खूबसूरत भी है। तो इस तरह से हम बाकी अबाउट, ऑडियो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करना और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखना जिसमें हम और भी मज़े मज़े के पेजेस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।